नीदरलैंड्स ने अभी एक चौंकाने वाला कदम उठाया है, नेक्सपीरिया। नेक्सपीरिया चीनी स्वामित्व वाली चिप निर्माता कंपनी नेक्सपीरिया। डच सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चीनी स्वामित्व वाली कंपनी पर नियंत्रण किया। और यह ठीक उसी समय हो रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, जिसमें अब नीदरलैंड्स और यूरोप बहुत स्पष्ट रूप से एक पक्ष ले रहे हैं। डच सरकार ने नेक्सपीरिया का नियंत्रण संभाल लिया है। डच अर्थव्यवस्था मंत्री ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से उठाया गया। आगे चर्चा के अनुसार नीदरलैंड्स के पास ASML नामक एक रणनीतिक संपत्ति है जो चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध में काम आ सकती है। विंगस्टैक और बीजिंग दोनों ने डच कदम की निंदा की है। लेकिन पहले आइए उस कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसे अभी अभी अधिग्रहित किया गया है। नेक्सपीरिया एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड्स में और एक निर्माण साइट जर्मनी में है। 50 अरब डॉलर से अधिक के मार्केट कैपिटलाइजेशन और 2024 में 2 अरब डॉलर से अधिक की राजस्व के साथ यह काफी बड़ी कंपनी है। वे हर साल करीब 100 अरब सेमीकंडक्टर बनाते हैं। चिप की दुनिया में उनके उत्पाद साधारण हैं, NVIDIA या AMD जैसे जटिल नहीं। आप इसे टेक इंडस्ट्री के नट बोल्ट से तुलना कर सकते हैं। यह कई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होता है, पर यूरोपीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए यह खास जरूरी है। इन चिप्स के बिना यूरोप इलेक्ट्रिक कारें नहीं बना सकता। तो यह साफ है कि यह बिजनेस यूरोपीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। हालांकि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए ही जरूरी नहीं है। नेक्सपीरिया की चिप्स ड्यूल यूज हैं, यानी इन्हें सेना भी इस्तेमाल कर सकती है। 2023 में डच मीडिया ने खुलासा किया कि नेक्सपीरिया की चिप्स रूस ने इस्तेमाल की, जिससे यह बात दर्दनाक रूप से साबित हुई। नीदरलैंड यूक्रेन का समर्थन करता है और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाता है। क्रेमलिन ने संदिग्ध चीनी बिचौलियों से लाखों डच चिप्स खरीदे। रूस ने इन चिप्स से ड्रोन द्वारा यूक्रेन पर बमबारी की, जिससे भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसी वजह से डच सरकार ने नेक्सपीरिया पर नियंत्रण नहीं किया। असल मुद्दा यह है कि 2018 में चीनी कंपनी विंगटेक टेक्नोलॉजी ने इसे खरीद लिया था। विंगटेक आंशिक रूप से सरकारी स्वामित्व में है और इसे स्टेट काउंसिल की स्टेट ऑन्ड एसेट्स सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमीशन देखती है। इसका मतलब है कि CCP विंगटेक को नियंत्रित करता है और नेक्सपीरिया पर भी असर डाल सकता है। लेकिन कंपनी सूचीबद्ध थी, इसलिए सौदा कानूनी था। फिर भी सवाल उठा कि 2022 में एक चीनी सरकारी कंपनी यूरोप के प्रमुख चिप निर्माता को क्यों खरीद रही है। नेक्सपीरिया ने यूके में न्यूपोर्ट वेफर फैब खरीदना चाहा, पर ब्रिटिश सरकार ने रोक दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से वे चीनी कंपनी को सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की अनुमति नहीं दे सकते थे। बाद में न्यूपोर्ट वेफर फैब एक अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी को बेच दी गई। यूनाइटेड किंगडम के उलट नीदरलैंड्स शुरू में उतना चिंतित नहीं था। 2023 में उन्होंने नेक्सपीरिया को एक डच टेक स्टार्टअप खरीदने की अनुमति दे दी, भले ही उन्होंने नेक्सपीरिया के चीन से संबंधों पर राष्ट्रीय सुरक्षा जांच की थी। कोई खतरे का संकेत नहीं मिला। 30 सितंबर को डच आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कंपनी पर नियंत्रण लेने का फैसला किया। कंपनी को नोटिस मिला कि वे 1 साल तक संपत्ति, बौद्धिक संपदा, संचालन या कर्मचारियों में बदलाव नहीं कर सकते। अगले दिन डच और जर्मन नागरिकता के 3 शीर्ष अधिकारी एम्स्टर्डम अदालत में हस्तक्षेप की अपील के लिए पहुंचे। स्पष्ट था कि कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि चीनी CEO नेक्सपीरिया को नियंत्रित कर रहे थे और जल्द ही उनके अधिकार और पद निलंबित कर दिए गए। विंगटेक के सभी शेयर और कंपनी एक अज्ञात व्यक्ति के प्रबंधन में आ गए, जो 12 अक्टूबर को उजागर हुआ। यह खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि मुक्त बाजार में सरकार का कंपनी जब्त करना असामान्य है। हालांकि उस कंपनी में कुछ बहुत गलत हो रहा था। डच सरकार ने ज्यादा विवरण नहीं दिए, लेकिन कहा कि डच और यूरोपीय जमीन पर महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान और क्षमताओं की निरंतरता और सुरक्षा के लिए खतरा था। विंगटेक शायद बौद्धिक संपदा चुराने और उसे चीन में किसी प्रतिस्पर्धी को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही थी, या फिर निर्माण को चीन में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही थी। यह कदम भू राजनीतिक शतरंज के खेल का हिस्सा भी हो सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट रूप से चाहता है कि यूरोप अपनी चीन पर निर्भरता कम करे और उसके पास नाटो के माध्यम से नीदरलैंड्स में काफी प्रभाव है। यूरोपीय संघ और ब्रुसेल्स में भी वे कंपनी पर चीन के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। जर्मनी जैसे देशों की इंडस्ट्रीज नेक्सपीरिया चिप्स पर निर्भर हैं और चीन से संभावित जोखिम नहीं संभाल सकती। EU लगातार नीदरलैंड से संपर्क में था और शायद उसने डच सरकार को अंतिम कदम
उठाने पर मजबूर किया। इस अधिग्रहण का कानूनी आधार डच गुड्स अवेलेबिलिटी एक्ट था। इसे 1952 में सोवियत संघ से संभावित युद्ध हेतु अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए बनाया गया। आलोचकों के अनुसार कानून का रचनात्मक उपयोग एक कंपनी को निशाना बनाने के लिए हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि चीन पहले से बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है, खासकर जब उसने दुर्लभ पृथ्वी खनिज एकाधिकार को हथियार बनाने की कोशिश की। अगर चीन पश्चिमी देशों में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की पहुंच सीमित करता है तो उनकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की कमी से स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन और आधुनिक रक्षा उपकरण नहीं बनाए जा सकते। यह एक आपदा होगी। हालांकि नीदरलैंड्स के पास अभी भी एक अंतिम कार्ड था जो चीनी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से पीछे कर सकता है। अपनी कंपनी ASML के साथ उनके पास चिप्स बनाने वाली मशीनों, जिन्हें लिथोग्राफी मशीन कहा जाता है, पर लगभग एकाधिकार है। डच अर्थव्यवस्था मंत्री ने हाल ही में कहा कि यह कंपनी नीदरलैंड्स का ताज है और वह सही है। मार्केट कैप के अनुसार यह नीदरलैंड्स की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी कीमत 300 अरब डॉलर से ज्यादा है। यह इसे यूरोप की सबसे मूल्यवान टेक कंपनी और यूरोपीय संघ की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। भू राजनीति पर जाने से पहले जानना जरूरी है कि ASML यहाँ तक कैसे पहुंची, क्योंकि ये आसान नहीं था। ASML की स्थापना वास्तव में दो मूल कंपनियों द्वारा की गई थी, जिनका नाम है फिलिप्स और एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इंटरनेशनल। फिलिप्स कभी अग्रणी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी जो शीर्ष 20 कंपनियों में थी। उसके पतन से पहले हाल के दशकों में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इंटरनेशनल एक छोटी कंपनी थी जो सेमीकंडक्टर निर्माण तकनीक में शामिल थी। 70-80 के दशक में दोनों कंपनियां फोटोलिथोग्राफी तकनीक देख रही थीं। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा, पर फोटोलिथोग्राफी UV लाइट से सिलिकॉन वेफर पर सटीक ब्लूप्रिंट बनाती है। इस वेफर को फिर रासायनिक रूप से प्रोसेस किया जाता है और अंत में आपके पास काम करने वाले सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एकमात्र कमी यह है कि फोटोलिथोग्राफी की यह प्रक्रिया बेहद जटिल है। फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल ने जल्दी समझा कि उन्हें पूंजी और विशेषज्ञता दोनों चाहिए। 1984 में उन्होंने ASM लिथोग्राफी, बाद में ASML की स्थापना की। कंपनी के शुरुआती साल बहुत कठिन थे। ASML के इंजीनियरों ने पहली लिथोग्राफी मशीन डिजाइन करने के लिए लगातार मेहनत की। इस बीच जापान में उनके प्रतिस्पर्धी निकॉन और कैनन काफी आगे थे। वे लिथोग्राफी बाजार पर हावी थे और TSMC जैसे चिप निर्माताओं को पहली मशीनें सप्लाई कर रहे थे। ASML का पहला उत्पाद PS2000 1986 में आया, लेकिन वह प्रतिस्पर्धी नहीं था और कंपनी 2 बार लगभग दिवालिया हुई। लेकिन ASML को फिलिप्स की मदद और डच सरकार की सब्सिडी से जिंदा रखा गया, जिन्होंने समझा कि यह क्षेत्र वास्तव में कितना रणनीतिक है। 1991 में ASML ने PS5500 लॉन्च किया और कंपनी को बाजार में हिस्सेदारी मिलने लगी। तब तक फिलिप्स और ASM इंटरनेशनल ने ASML में अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी थी। पीछे देखें तो यह सबसे खराब व्यावसायिक फैसलों में से था, क्योंकि अब ASML का मार्केट कैप दोनों मूल कंपनियों के संयुक्त मार्केट कैप से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? चूंकि 90 के दशक में स्थिति अभी भी बहुत अनिश्चित थी। ASML निश्चित रूप से दौड़ में था, लेकिन वे अभी भी कैनन और निकॉन के साथ सीधी टक्कर में लड़ रहे थे। अब लिथोग्राफी व्यवसाय में वास्तव में केवल एक ही मापदंड है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वह है कि आप वेफर्स पर कितने छोटे व्यक्तिगत विवरण छाप सकते हैं। यह चिप निर्माताओं को छोटे ट्रांजिस्टर बनाने देता है, जिससे चिप्स ज्यादा कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली होते हैं। छोटे ट्रांजिस्टर ही वजह हैं कि आज का स्मार्टफोन 2000 के दशक के भारी कंप्यूटर जितना शक्तिशाली है। लोग अक्सर मूर का नियम, मूर्स लॉ का जिक्र करते हैं, जिसके अनुसार हर 2 साल में चिप्स में ट्रांजिस्टर 2 गुने हो जाते हैं। लिथोग्राफी मशीन निर्माताओं के लिए सवाल था कि क्या वे लगातार सीमाएं आगे बढ़ा सकते हैं। वेफर पर और भी छोटे विवरण छापने के लिए उन्हें एक नई तकनीक अपनानी पड़ी, जिसे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी या EUV एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट कहा जाता है। सबसे पहले अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने इस पर शोध किया और इसके लिए सैद्धांतिक योजना बनाई थी। UV लाइट की छोटी तरंग दैर्ध्य से वेफर पर विवरण और परतें तकनीकी रूप से बहुत छोटी बनाई जा सकती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन था। इसके लिए आपको ऐसे शीशे और लेंस चाहिए होंगे जो एक परमाणु तक सटीक हों, अद्भुत सॉफ्टवेयर चाहिए होगा और बहुत ही उन्नत ताप प्रतिरोधी सामग्री चाहिए होगी।
साथ ही इन सब चीजों का बड़े पैमाने पर निर्माण भी करना होगा, इससे पहले कि यह व्यावसायिक रूप से संभव हो सके। अधिकांश अनुमानों के मुताबिक यह मशीन बन भी जाए तो ग्राहकों को बेचने के लिए बहुत महंगी होगी। इसी वजह से इंटेल, कैनन और निकॉन जैसी ज्यादातर कंपनियां एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट विकसित करने में असफल रहीं। लेकिन ASML ने ऐसा नहीं किया। उसने 1997 में एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट पर शोध शुरू किया और कभी रुका नहीं। व्यापक आलोचना के बावजूद ASML की कोशिशें रंग लाई क्योंकि उनके पास 2006 में ही पहला प्रोटोटाइप था और 2008 में पहली एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट चिप्स बनाई गईं। 2010 में पहली एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मशीन सैमसंग के दक्षिण कोरिया रिसर्च सेंटर भेजी गई। कॉन्सेप्ट साबित होने के बाद ASML ने स्मार्ट कस्टमर को इन्वेस्ट प्रोग्राम से इंटेल, सैमसंग और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को साझेदारी के लिए राजी कर लिया। उन्हें ASML के शेयर मिले और ASML ने उस पूंजी से अपनी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट प्रोडक्ट्स को कमर्शियल बनाया। लंबी फाइन ट्यूनिंग प्रक्रिया और सप्लाई चेन में वर्षों के निवेश के बाद 2 दशक पूरे होने के बाद 2017 में ये मशीनें आखिरकार बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार हो गईं। अंतिम उत्पाद $100 मिलियन की डबल डेकर बस जितनी बड़ी मशीन थी, जिसमें 10,000 पुर्जे 5,000 सप्लायर्स से मंगवाए गए थे। जर्मन कंपनी जायस के शीशों ने अहम भूमिका निभाई। ये सबसे सपाट मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनकी चिकनाई एक एटम से भी कम है। एक चौंकाने वाली तुलना है कि जर्मनी आकार के इन शीशों में सबसे बड़ा पहाड़ सिर्फ 1 मिलीमीटर का होता। ASML मशीनें जिस तरह एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट बनाती हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वे वैक्यूम चैम्बर में प्रति सेकंड 50,000 टिन की बूंदें छोड़ते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 25 माइक्रोमीटर होती है, यानी इंसानी सफेद रक्त कोशिका के बराबर। इन बूंदों को सटीक लेजर से प्लाज्मा में बदलकर एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट उत्पन्न की जाती है। दर्पणों की जटिल प्रणाली एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट जैसी किरणों को वेफर पर नैनोमीटर सटीकता से केंद्रित कर जटिल पैटर्न बनाती है। सब समझने के बाद भी यह समझना मुश्किल है कि यह कैसे काम करता है। यह कोई हैरानी की बात नहीं है। हम शायद अब तक की सबसे जटिल व्यावसायिक मशीन देख रहे हैं। ASML के शोधकर्ता इससे आगे बढ़कर हाई NA EUV नामक और जटिल तकनीक भी विकसित कर चुके हैं। मैं भौतिकी में नहीं जाऊंगा, आंकड़े सब कुछ कहते हैं। ASML ये मशीनें एक एक के लिए $380 मिलियन में बेचता है और इनका वजन 2 एयरबस A320 विमानों के बराबर है। सिर्फ एक मशीन बनाने में ही 10,000 अलग अलग लोग लगते हैं। अब ASML को उसका वास्तविक एकाधिकार मिल गया है और वह आज भी अकेला एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी सप्लायर है, और यह एकाधिकार अब रंग ला रहा है। ASML ने 2024 में $30 अरब की बिक्री और $8 अरब की शुद्ध आय दर्ज की। यह बेहद तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वैश्विक चिप की मांग बहुत तेज है और चिप निर्माता उत्पादन बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। ASML की अनोखी स्थिति है क्योंकि उसकी सीमा मांग नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता है। ASML की कमाई का अधिकतर हिस्सा विस्तार में लगता है क्योंकि वह नए निर्माण स्थल बना रहा है और कर्मचारियों को नियुक्त कर रहा है। विस्तार मुख्य रूप से नीदरलैंड्स के वेल्थोवेन में हो रहा है, जहां ASML का असेंबली और मुख्यालय है। लेकिन अब कंपनी के पास यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में 16 देशों में 60 स्थान हैं, जिससे यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है। हालांकि नीदरलैंड्स के लिए चिंता की बात यह है कि ASML ने धमकी दी है कि अगर यह क्षेत्र उनके सभी नए कर्मचारियों को समायोजित नहीं कर सकता तो वे अपनी अंतिम असेंबली लाइनों को बाहर ले जा सकते हैं। अधिकांश कर्मचारी विदेश से आते हैं, उन्हें वीजा और आवास चाहिए। डच सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, शहरी विकास के लिए $3 अरब दिए और नए औद्योगिक पार्क व पड़ोस को मंजूरी दी। ASML के लिए विकास की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। आप शेयर बाजार में देख सकते हैं कि कंपनी वार्षिक मुनाफे के 35 गुना पर ट्रेड कर रही है। फिर भी प्रतिस्पर्धा का जोखिम हमेशा रहता है। उदाहरण के लिए जापानी शोधकर्ताओं ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने EUV तकनीक का उपयोग करने का एक और भी आसान तरीका खोज लिया है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह वास्तव में काम करता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि ASML अपने प्रतिस्पर्धियों से 10-15 साल आगे है, क्योंकि लगभग 20 साल तक वही लोग थे जिन्होंने EUV की जांच की थी। उनकी जटिल मशीनों के कारण निकट भविष्य में कोई कंपनी उनसे आगे नहीं निकल सकती। ASML के पास अरबों की राशि है, इसलिए अनुसंधान और विकास में इसे पछाड़ना कठिन है। जब तक दूसरी कंपनियां EUV में ASML की बराबरी करेंगी,
तब तक ASML नई तकनीक खोज चुका होगा। इसलिए यह बहुत संभव है कि ASML आधुनिक टेक्नोलॉजी उद्योग की रीढ़ बना रहेगा। कंप्यूटर और स्मार्टफोन से लेकर डेटा सेंटर्स और AI तक सब कुछ ASML की मशीनों पर निर्भर करेगा। और आज जिन सबसे बड़ी कंपनियों को हम जानते हैं, जिनमें एप्पल और एनवीडिया भी शामिल हैं, वे ASML के बिना बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। यह बात सेना पर भी लागू होती है, जो सेमीकंडक्टर तकनीक पर निर्भर है। यह समझना आसान है कि कंपनी को भू राजनीति में क्यों ध्यान मिल रहा है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। इसे अमेरिका चीन की शक्ति प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना चाहिए। दोनों सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश में हैं। ऐसा लगता है कि इसमें सेमीकंडक्टर्स अहम भूमिका निभाएंगे। मैकिन्से के अनुसार AI हर साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 26 से 22 ट्रिलियन डॉलर जोड़ेगा और AI जाहिर है कि आधुनिक चिप्स के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस बीच वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ही सबसे घातक सैन्य शक्ति चाहते हैं और चिप्स अब इसका एक मूलभूत हिस्सा बन गए हैं। पेंटागन के अनुसार माइक्रोचिप्स लगभग सभी सैन्य प्रणालियों जैसे जहाज, विमान, टैंक, हथियार, रडार, संचार उपकरण, नाइट विजन, सैटेलाइट और सेंसर को सक्षम बनाते हैं। आगे इसकी अहमियत और बढ़ेगी। मेरा आपको डराने का मकसद नहीं है, लेकिन AI फाइटर जेट्स और टैंक जैसी चीजें आ रही हैं। 2028 तक अमेरिका के पास 1000 स्वायत्त बिना पायलट युद्धक विमान होंगे। रूस फिलहाल यूक्रेन में तैनात करने के लिए स्वायत्त टैंक बनाने की कोशिश कर रहा है। इन प्रणालियों को सेमीकंडक्टर चाहिए और आदर्श रूप से सबसे अच्छे, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाले सेमीकंडक्टर चाहिए। अब 2018 में एक दिलचस्प घटना हुई। नीदरलैंड्स ने ASML को चीन में एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनें निर्यात करने के लिए एक निर्यात लाइसेंस मंजूर कर दिया। उस समय वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में थे और उनकी सरकार को यह पसंद नहीं आया। यह वही समय था जब ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू किया था और दोनों तरफ कई टैरिफ व व्यापारिक बाधाएं लगी थीं। अमेरिका नहीं चाहता था कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन जैसी अहम तकनीक चीन को मिले, भले ही वे वहां नहीं बनती थीं। वॉशिंगटन ने नीदरलैंड्स में प्रतिनिधिमंडल भेजकर निर्यात लाइसेंस हटाने का दबाव डाला। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लोग भी थे, इसलिए बातचीत गंभीर हो गई थी। 2019 में नीदरलैंड्स ने चीन के लिए ASML की एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट मशीन का निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिया, जबकि एक भी मशीन नहीं भेजी गई थी। बाइडेन प्रशासन में चीन से व्यापार युद्ध खासकर सेमीकंडक्टर्स में जारी रहा। अमेरिका ने नीदरलैंड्स और ASML पर दबाव बनाए रखा। इस बार मामला कम उन्नत डीप अल्ट्रावायलेट मशीनों के निर्यात का था, यानी ये थोड़े पुराने मॉडल्स। कारण यह था कि कुछ बूस्टर तकनीकें बाजार में आ गई थीं, जिनकी वजह से इन डीप अल्ट्रावायलेट मशीनों से बहुत उन्नत चिप्स बनाना संभव हो गया था। 2023 में अमेरिका के दबाव पर नीदरलैंड्स ने चीन को उन निर्यातों पर प्रतिबंध लगाया। नीदरलैंड्स ने अमेरिका की बात मानी क्योंकि वह वॉशिंगटन पर निर्भर था। नीदरलैंड्स को सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका नाटो में सबसे ज्यादा खर्च करता है। डच एयरबेसों में भी अमेरिकी परमाणु हथियार रखे गए हैं। अमेरिका के समर्थन के बिना नीदरलैंड्स और पश्चिमी यूरोप रूस के लिए बहुत असुरक्षित होंगे। इस बीच नीदरलैंड्स और अमेरिका के आर्थिक संबंध ASML से कहीं आगे हैं। नीदरलैंड्स ने 2023 में अमेरिका से $100 अरब से अधिक का आयात किया, जबकि उन्होंने उस देश को $50 अरब का निर्यात किया। अमेरिका वास्तव में नीदरलैंड्स का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो केवल जर्मनी के बाद आता है। चीन सिर्फ चौथे स्थान पर है। डच दृष्टि से चीन को निर्यात सीमित करना अमेरिका को नाराज करने से बेहतर है। अब ASML के निर्यात को रोकने के परिणाम गंभीर थे। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और उन्नत डीप अल्ट्रावायलेट मशीनों के बिना अमेरिका ने चीन की उन्नत घरेलू चिप्स बनाने की क्षमता छीन ली। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि तब अमेरिका चीन को उन्नत चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रहा था, NVIDIA। अब चीन को अपने सबसे उन्नत GPU निर्यात नहीं कर सकता, जिससे चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रगति प्रभावित होगी। क्वालकॉम, इंटेल, AMD, LAM रिसर्च, अप्लाइड मटेरियल समेत कई कंपनियों को कुछ चिप्स चीनी कंपनियों को बेचने की अनुमति नहीं है। 2022 के बाद चीन वैश्विक बाजार से उन्नत चिप्स हासिल नहीं कर सका। इसका मकसद चीन को आर्थिक व सैन्य रूप से कम खतरा बनाना था। उन्नत सेमीकंडक्टर्स न होने पर देश की तकनीक हमेशा पिछड़ी रहेगी। सभी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ASML का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना रहा। पिछले साल उसकी 29% आय चीन से आई और कुछ तिमाहियों में ASML का आधा कारोबार चीन के साथ था। ASML चीन को अपने बेहतरीन उत्पाद नहीं बेच सकता,
लेकिन पुरानी मशीनें फिर भी काम आती हैं। कारों या औद्योगिक मशीनों जैसी चीजों के लिए आपको सबसे छोटे ट्रांजिस्टर वाले बेहतरीन चिप्स की जरूरत नहीं होती। अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से चीनी कंपनियां कम उन्नत ASML मशीनें जमा कर रही हैं। विडंबना यह है कि निर्यात प्रतिबंधों ने अस्थायी रूप से ASML की चीन में बिक्री बढ़ाई है। हालांकि लंबी अवधि में ये प्रतिबंध अभी भी काफी बुरे हैं। ASML की चीन में बिक्री 2025 में 25-30% घटने की संभावना है। ASML के शेयर पिछले गर्मियों की चोटी से 29% गिर गए हैं और इसकी मार्केट कैप से करीब $100 अरब कम हो गए हैं। स्वाभाविक है कि नीदरलैंड्स में हर कोई इससे खुश नहीं है। डच संसद के कुछ राजनेता मानते हैं कि अमेरिका के व्यापार प्रतिबंध दबाव ने उनकी संप्रभुता का अपमान किया। एक ने कहा, अमेरिकी हित हमारे हित नहीं होते। यूरोप को स्पष्ट करना चाहिए कि हम अपने हितों और कंपनियों के लिए खड़े हैं। ASML के CEO भी संतुष्ट नहीं हैं। वह सवाल उठाते हैं कि क्या ये प्रतिबंध उचित या समझदारी भरे थे, और कहते हैं कि बहस का एक मुद्दा यह है कि क्या यह वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है। दूसरी बहस होती है कि यह हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। लोगों का कहना है कि ASML चीन में अहम राजस्व इसलिए गंवा रहा है क्योंकि अमेरिका ने मजबूर किया। लेकिन ये भी जरूरी है कि ASML सिर्फ पीड़ित नहीं है। चीन में खोया राजस्व अमेरिका और यूरोप में ऑनशोरिंग या रीशोरिंग से मिलने वाले नए राजस्व से पूरा हो सकता है। यूरोप और अमेरिका के नेता अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरों पर निर्भर न रखने के लिए अपने देश में ही चिप फैक्ट्रीज बनाना चाहते हैं। खासकर ताइवान में टाइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर नहीं, क्योंकि वहां चीन के साथ भू राजनीतिक जोखिम है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 2022 में चिप्स एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें घरेलू चिप निर्माण के लिए $50 अरब और $280 अरब तक की प्रोत्साहन राशि थी। इससे चिप निर्माण में उछाल आया है। इंटेल, ग्लोबल फाउंड्रीज और टाइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी कंपनियां साइट्स का विस्तार और नई साइट्स बना रही हैं। चिप्स एक्ट के बाद 90 से ज्यादा नई फैब्स घोषित हुई, जिनमें कंपनियां आधे अरब डॉलर से ज्यादा निवेश कर रही हैं। यूरोपीय संघ ने भी इसी का अनुसरण किया अपने खुद के चिप्स एक्ट के साथ, जिसमें सार्वजनिक और निजी निवेश मिलाकर लगभग $45 अरब आवंटित किए गए हैं। अब इन नई फैब्स को लिथोग्राफी मशीनें चाहिए, यानी ASML के लिए कमाई का वक्त आ गया है। तो चीन से मांग में कमी ASML के लिए दुनिया का अंत नहीं हो सकती, लेकिन व्यापार प्रतिबंध भी चीन के लिए दुनिया का अंत नहीं हो सकते। इसका कारण है कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट चिप्स ज्यादा कुशल और शक्तिशाली हैं, लेकिन वही काम कम उन्नत चिप्स से भी हो सकता है। अमेरिका में 3-4 नैनोमीटर चिप्स, जबकि चीन में 7-12 नैनोमीटर चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अंतर जरूर है, लेकिन इससे सेना का ऑटोमेशन असंभव नहीं हो जाता। कई बार बड़े ट्रांजिस्टर साइज की जगह ज्यादा चिप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस दौरान व्यापार प्रतिबंध पूरी तरह सफल नहीं रहे, जिससे चीन को कुछ विदेशी निर्माताओं से एडवांस्ड चिप्स मिल जाती हैं। चीन की प्रमुख AI कंपनियों ने सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों से हजारों NVIDIA GPU तस्करी कर मंगवाए हैं। हांगकांग से भी तस्करी हो रही है, जहां इन GPU के आयात पर रोक है, फिर भी कुछ GPU वहां से निकल जाते हैं। इन तस्करी रास्तों की वजह से ही चीन के पास अब अपना खुद का डीप सीक जैसा बड़ा लैंग्वेज मॉडल है। अमेरिका इस अवैध व्यापार को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह साफ नहीं है कि यह पूरी तरह बंद होगा या नहीं। और भी डरावना यह है कि अब चीन ASML की तकनीक की नकल कर रहा है। चीन की शीर्ष लिथोग्राफी कंपनी शंघाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट अभी भी ASML से कई साल पीछे है। निश्चित रूप से चिप रेजोल्यूशन के मामले में यह वही है जहां ASML आज से 20 साल पहले था। हाल ही में चीन ने घरेलू एक्सट्रीम अल्ट्रावायोलेट तकनीक विकसित करने के लिए $37 अरब निवेश की घोषणा की है। अगर वे इस समस्या पर इतनी बड़ी रकम झोंक रहे हैं, तो ASML की बढ़त उम्मीद से पहले ही खत्म हो सकती है। और चीन बिल्कुल भी ईमानदार खेल नहीं खेल रहा है। जब वह एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट पर रिसर्च कर रहा है, तो साथ ही वह ASML से बौद्धिक संपदा चुराने की भी कोशिश कर रहा है। 2015 में कंपनी पर बड़े साइबर हमले हुए, बाद में इनका संबंध चीन से जोड़ा गया। हैकर्स ने कुछ तकनीकी जानकारी चुराई, पर ASML ने कहा कि एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट तकनीक की कोई जानकारी लीक नहीं हुई। 4 साल बाद फिर गड़बड़ी हुई। 2019 में ASML ने चीन समर्थित अमेरिका की XTAL कंपनी पर मामला किया। XTAL की शुरुआत पूर्व ASML कर्मचारियों ने की थी, जिनमें से कुछ चीनी मूल के थे। उन्होंने ASML से डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीनों के लिए सॉफ्टवेयर सोर्स कोड चुरा लिया था और उन्हें अदालत में दोषी ठहराया गया, जिससे
XTAL दिवालिया हो गई। तब ASML ने कहा कि वे चीन की किसी साजिश में शामिल नहीं हैं। कई अखबारों में खबर थी कि चीन इस कंपनी को निशाना बना रहा है और 4 साल बाद यह सच साबित हुआ। 2023 में एक चीनी कर्मचारी ने फिर ASML से डेटा चुराया। ASML के CEO ने कहा कि यह मामला अभी भी कोर्ट में है और यह पता नहीं चला है कि असल में क्या चुराया गया था। अभी तक यह कोई बड़ा जोखिम नहीं था, क्योंकि यह उस पहेली के टुकड़े जैसा था जिसके लिए डिब्बा नहीं है। इन मशीनों में 10,000 से ज्यादा पार्ट्स होते हैं। 1-2 पार्ट्स चुराने से फायदा नहीं होता। लेकिन वह कर्मचारी बाद में चीन में हुआवे में काम करने चला गया, जो सुनने में ज्यादा तसल्ली देने वाली बात नहीं है। इसी बीच कंपनी पर साइबर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और संभवतः ये हमले चीनी स्रोत से ही हो रहे हैं। ASML पहली कंपनी नहीं है जिसने चीन में बौद्धिक संपदा खोई, क्योंकि चीन विदेशी कंपनियों से चीजें चुराने और नकल के लिए बदनाम है। बोस्टन की एक साइबर सुरक्षा फर्म ने कहा कि चीन ने 30 बहुराष्ट्रीय कंपनियों से $1 ट्रिलियन की बौद्धिक संपदा चुराई। हाँ, ट्रिलियन T से। लेकिन एक बात साफ है कि पश्चिम और चीन के बीच इस व्यापार युद्ध का मैदान अब नीदरलैंड्स में आ गया है।